ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले दो राज्य कौन से हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, बी राजस्थान और महाराष्ट्र, सी गुजरात और सिक्किम, या फिर डी मणिपुर और गुजरात। इसका उत्तर है सी, यानी गुजरात और सिक्किम। साल 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की हुई घोषणा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कर दी गई है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती और इंडिया गेट पर उनकी ग्रेनाइट की प्रतिमा के लोकार्पण के साथ ही इस पुरस्कार की घोषणा करना एक सार्थक कदम है। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान यानी GIDM और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। पीएम मोदी गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और प्रोफेसर विनोद शर्मा को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि जहां GIDM को संस्थागत श्रेणी में यानी इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में चुना गया है, तो वहीं विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में नामित किया गया है। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने और सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है। गौरतलब है कि पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है और इसमें 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और संस्था के मामले में एक प्रमाण पत्र और एक व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार इस वर्ष पुरस्कार के लिए 1 जुलाई 2021 से नामांकन मांगा गया था और संस्थानों और व्यक्तियों से 243 वैध नामांकन प्राप्त हुए थे। गौरतलब है कि GIDM की स्थापना 2012 में हुई थी और तब से यह गुजरात की आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। बयान में यह भी कहा गया है कि रणनीतिक रूप से डिजाइन किए गए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से GIDM ने 12,000 से अधिक पेशेवरों को बहुजोखिम प्रबंधन और महामारी के दौरान कमी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रशिक्षित किया है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, जो अभी सुर्खियों में है, भारतीय सेना द्वारा किस देश के खिलाफ किए गए अभियान का नाम है? आपके ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी चीन, सी नेपाल, या फिर डी श्रीलंका। इसका उत्तर है बी। भारतीय सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने हाल ही में बताया है कि ऑपरेशन स्नो लेपर्ड अब भी जारी रहने के साथ ही भारतीय सेना के सैनिक चौकन्ने हैं और किसी तरह की आकस्मिक घटना से निपटने के लिए तैयार हैं। लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भारतीय सेना ने कहा है कि चीन के साथ वार्ता जारी है और चीनी सेना के किसी भी चाल को नाकाम करने के लिए ऑपरेशन स्नो लेपर्ड को जारी रखा गया है। इसके साथ ही लगे हाथ हम यह भी जान लें कि ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन नॉर्दर्न बॉर्डर्स भी जारी है। ऑपरेशन रक्षक के तहत चलाए गए आतंकवाद रोधी अभियान के चलते कश्मीर के लोगों ने आतंकवाद, अलगाववाद और बंदूक की संस्कृति को खारिज कर दिया है और कई वर्षों के बाद घाटी में आतंकवादियों की संख्या 200 से नीचे चली गई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट जो अभी चर्चा में था, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट पृथ्वी पर कुल 1.8 मिलियन ज्ञात प्रजातियों के जीनोमों की मैपिंग करेगा और ऐसा करने में यह प्रोजेक्ट 15 साल का समय लेगा। दूसरा ऑप्शन, इस प्रोजेक्ट के तहत 2022 तक 3000 प्रजातियों की DNA सीक्वेंसिंग की जानी है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है बी। दी अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी परियोजना है जिसकी शुरुआत की जा चुकी है और अब इसने गति पकड़ ली है। यह धरती पर स्थित हर एक पौधे और वन्य जीव प्रजातियों, कवकों के DNA की मैपिंग करेगा और इसके तहत पृथ्वी की सभी वनस्पतियों और वन्य जीव प्रजातियों की DNA या जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 2022 तक 3000 प्रजातियों की DNA सीक्वेंसिंग की जानी है।
वैसे दी अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट कुल 1.8 मिलियन ज्ञात प्रजातियों के जीनोमों की मैपिंग करेगा और ऐसा करने में यह प्रोजेक्ट 10 साल का समय लेगा, न कि 15 साल का। इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य धरती के सभी वनस्पतियों, वन्य जीवों, कवकों और एक कोशिकीय यूकैरियोट्स का एक पूर्ण डीएनए सीक्वेंस कैटलॉग तैयार करना है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो जो अभी सुर्खियों में है, उसकी सीमा निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से नहीं लगती? आपके ऑप्शंस हैं ए नाइजर, बी बेनिन, सी घाना या फिर डी लाइबेरिया। इसका उत्तर है डी यानी लाइबेरिया। इस समय बुर्किना फासो में तख्ता पलट हो गया है। राष्ट्रपति रोच मार्च क्रिश्चियन काबोरे को विद्रोही सैनिकों ने कब्जे में ले लिया है। विद्रोहियों द्वारा राष्ट्रपति भवन में जबरदस्त संघर्ष किया गया, लेकिन विद्रोहियों ने राष्ट्रपति को हिरासत में लेने से इनकार कर दिया और इसके साथ ही विद्रोहियों ने तख्ता पलट को अंजाम दिया। दरअसल देश भर में नागरिकों द्वारा भी काबोरे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे थे। देश में इस्लामी चरमपंथ से सरकार के निपटने के तौर तरीकों को लेकर हफ्तों से बढ़ते असंतोष के बाद काबोरे के इस्तीफे की अपील करते हुए हाल ही में भारी विरोध प्रदर्शन किया गया था। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने काबोरे की पार्टी की एक इमारत में आग भी लगा दी थी और इस बीच राष्ट्रपति आवास के पास गोलियां भी चली थीं। बुर्किना फासो की सीमा जिन अफ्रीकी देशों से मिलती है उनमें शामिल हैं नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना, कोटे डी आइवोरी और माली। लाइबेरिया से इसकी सीमा नहीं लगती। अब बात करते हैं आज के पांचवें और अंतिम सवाल की। अफगानिस्तान की सत्ता पर पिछले साल अगस्त में कब्जा करने के बाद तालिबान ने पहली बार यूरोप में पश्चिमी राजनयिकों यानी डिप्लोमेट्स के साथ आधिकारिक वार्ता शुरू की है। यह वार्ता हाल ही में किस देश में हुई है? आपके ऑप्शंस हैं ए डेनमार्क, बी स्वीडन, सी फिनलैंड या फिर डी नॉर्वे। इसका उत्तर है डी। अफगानिस्तान की सत्ता पर पिछले साल अगस्त में कब्जा करने के बाद तालिबान ने पहली बार यूरोप में पश्चिमी राजनयिकों यानी जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ ऑफिशियल नेगोशिएशन शुरू किया है। इसके तहत नॉर्वे की राजधानी ओस्लो स्थित एक होटल में वार्ता संपन्न हुई है और इस 3 दिवसीय वार्ता में तालिबान और नागरिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई है। इस बैठक में यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और मेजबान नॉर्वे के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले डेली एमसीक्यू कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।